हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देखेंगे और ये 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है 2024 में, जो अभी निर्धारित कर दिया गया है 17 नवंबर को। ध्यान रखिएंगे फ्रेंड्स। वैसे तो 30 सितंबर को होनी थी, लेकिन अभी तक तो फॉर्म आए ही नहीं, इसलिए अभी रिसेंटली 2 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला है कि 17 नवंबर को होगा। ठीक है। और ये जुनून टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर है 1। ये फुल लेंथ टेस्ट है फ्रेंड्स। और इसमें क्या किया है ना, तो ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना होते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट है और रिसेंटली जो एग्जाम में पूछा गया है ना, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। और इसमें 150 क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और टोटल मार्क्स 150 नंबर का है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रेंड्स, इससे पहले एडुटेरिया का एक से मतलब जितना भी हुआ है ना, 14 तक टेस्ट हुआ था, जो सेक्शनल टेस्ट था, जिसमें मैंने 13 तक तो 13 तक तो मैं करा दी हूँ। 14 का टेस्ट नहीं करवा पाई हूँ क्योंकि मेरे पास उस टाइम तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं करवाई थी। तो मैं किसी दिन उसको भी कंप्लीट करा दूंगी। वो इकोनॉमिक सेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और एडुटेरिया के साथ साथ मैं परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज और खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट सीरीज, एसडीएम राहुल सर का टेस्ट सीरीज और परम आईएएस का भी टेस्ट सीरीज मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। तो जाकर के आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे। और करंट अफेयर भी मैं करवा रही हूँ, एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट और एडुटेरिया का ईयरली जो भी आया हुआ है ना, वो भी मैं करवा रही हूँ। तो आप देख लीजिएगा, सेट नंबर 1 2 डाल दी हूँ करंट अफेयर का। ठीक है। तो और देख लीजिएगा, बिहार तथ्य संग्रह में बिहार एटलस और बिहार तथ्य संग्रह एडुटेरिया का मैं करवा दी हूँ। इम्तियाज अहमद का भी मैं करवा दी हूँ फ्रेंड्स। तो जाकर के आप देख लीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये एक ऐसे सेट है ना फ्रेंड्स, इसमें आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ में दिया हुआ रहता है। हम लोग को यही अभी मिल पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और वो पीडीएफ नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से मिलता है, तो मैं यही इसको डिस्कस करवा देती हूँ। ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो लोहे का प्रयोग शुरू होने के लिए तो यहाँ तक बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग का कोई प्राचीन तिथि नहीं है। ठीक है। लेकिन रेडियो कारण पत्ती के अनुसार भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रारंभ हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्यों में लोहे की प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 1100 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा। प्रायः 3000 ईसा वर्ष पूर्व से ही होने लगा है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि बौद्ध से और जैन से एक क्वेश्चन पूछते हैं। जैन से अभी ना भी पूछे तो बौद्ध से जरूर ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 4 हमारे पास 4 जो है ना बौद्ध सभा हुआ, महासभा हुआ था, जिसमें अगर प्रथम बोलेगा तो प्रथम राजगीर में हुआ है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड वैशाली में, थर्ड हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में, 4 हुआ था कश्मीर कुंडलबन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और प्रथम ये देख लीजिए, अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान 483, जब ये उनका बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था, भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो उसी टाइम जब मृत्यु हुई थी ना, तभी राजगीर में, ध्यान रखिएगा, राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। ये चारों हमारे पास आ गया है, जो है कि चारों हुआ है। ये जब ना, ये प्रश्न आपको 1 मार्क्स जरूर दिला देता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति है, काल है, शासनकाल, समय और अध्यक्ष। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु उस टाइम शासनकाल में थे और समय था 483 ईसा वर्ष पूर्व। और ये से अध्यक्ष थे ना महाकश्यप है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई है और ये काला शोका के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये बस 100 साल के बाद हुआ था, 383 ईसा वर्ष पूर्व। और इस समय जो अध्यक्ष थे ना, सावाकामी थे, ध्यान रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगति में पाटलिपुत्रा में हुआ था और ये अशोक थे, सम्राट अशोक। और 250 या कहीं कहीं पे आपको 250, 251, 252 भी देखने को मिल जाता है। तो 251 ईसा वर्ष पूर्व। और ये मोगली पोर्तुगीज के अध्यक्ष थे। और चौथा है, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलबन कश्मीर में हुआ है और ये कनिष्क के समय काल में हुआ था और ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन ऐसी बौद्ध संगति थी जो बिहार से बाहर हुई है? तो चतुर्थ हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी जस्ट हमने देखा था फ्रेंड्स कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
ठीक है। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखा है? तो किरात अर्जुनियम पुस्तक भरावी के द्वारा लिखा गया है, फिर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें शिव और अर्जुन की कथा है, ध्यान रखिएगा, और ये महाभारत से ली गई है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक ने किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। परमाणु दर्शन का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन में कनाद के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कनाद के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपको, और ये सब पूछा ही हुआ है, सब फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। द्वारा प्रतिपादित किया गया है। न्याय दर्शन किसका है? तो न्याय दर्शन गौतम का है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और वहीं सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब ना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा ना गंधार शैली में प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति का निर्माण गंधार कला शैली के अंतर्गत हुआ है, और गंधार कला शैली की को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। कनिष्क शासनकाल में गंधार शैली का अधिक विकास हुआ था, और भरहुत और सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गंधार कला से उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ हम देख लेंगे हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, तो बिल्कुल सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, तो ये भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है, तो फ्रेंड्स गलत है, ये ब्यास नदी नहीं, ये रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता R.D. बनर्जी है, तो ये भी गलत है, दयाराम साहनी है फ्रेंड्स। और छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, सही उत्तर ही चुनना था, तो इसका आंसर होगा 1 और 2 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे और देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ये तो हम लोग देख लिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, और ये रावी नदी के किनारे, ना कि ब्यास नदी के किनारे, और ये पाकिस्तान प्रांत में भी फिलहाल फ्रेंड्स। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह कांस्ययुगीन सभ्यता तथा भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? तो राखीगढ़ी, जो हरियाणा में स्थित है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और घग्गर नदी के किनारे है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये इसमें लेखक है और पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा। तो दंडी का तो 10 कुमार चरित्र है, तो ये तो सही है। विष्णु शर्मा पंचतत्व, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आर्यभट्ट का बृहद संहिता नहीं है, 12 मिहिर का है फ्रेंड्स, तो इसलिए गलत हो गया। और स्वप्न वासदत्ता भास का है, तो ये ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। बृहद संहिता के लेखक 12 मिहिर हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। और फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फाहियान तो चीनी यात्री तो था, ये तो हमें पता है, लेकिन हर्ष के समय में नहीं आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे बोला जाता है ना गुप्त काल के, तो उनके टाइम में आया था फ्रेंड्स, तो ये पहला गलत हो गया। नेक्स्ट है हेंगसान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में के दौरान भारत आया था, तो ये भी गलत है। दोनों को क्या किया था? दोनों को इंटरचेंज कर दिया, शासनकाल जो थे ना वो इंटरचेंज कर दिया है। हेंगसान आए थे हर्षवर्धन के टाइम में, और फायान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसमें पूछ रहा सही कथन चुनना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। कोई भी सही कथन नहीं है, दोनों गलत है। ठीक है, देखिए फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, और 5वीं सदी के प्रारंभ में ही। और इनका पुस्तक का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक का क्वेश्चन पूछ देता है कि फाहियान का पुस्तक का नाम क्या है, तो फू को की है। फू को की मतलब फ से फाहियान स्टार्ट होता है, फ से उनका बुक का भी स्टार्ट होता है, फू को की। ठीक है, और इसमें गुप्त काल में भारत में सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। और हेंगसान जो आए थे 629 ईसा वर्ष में इस ईस्वी में आए थे, और ये हर्षवर्धन के समय काल में आए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इनका पुस्तक का नाम है हेंगसान पुस्तक का नाम है CU की, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में, ठीक है, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स।
गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने श्रीलंका सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्धन, तो यह ध्यान रखिएगा, ये श्रीलंका के सिलोन के थे और श्रीलंका को पहले सिलोन भी बोला जाता था। बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी गई थी। तो ये किसके समय काल में, तो ये समुद्रगुप्त से ये लिया गया था आज्ञा, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और इसके लिए समुद्रगुप्त को ना अनुकंपन या करुणा से भरा कहा गया था, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं समुद्रगुप्त का शासनकाल। तो समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी में है और समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे जो गुप्त वंश के दूसरे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, ध्यान रखेंगे। और समुद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद स्तंभलेख जो है, जो जिसका निर्माण हरिसेन ने किए थे, फिर जो दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त का। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन थे। और इसके जो रचयिता है ना प्रशस्ति लेख है जो इलाहाबाद में स्थित है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जिसमें समुद्रगुप्त के सैन्य विजयों का वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था, तो ये घोड़ा आंसर हो जाएगा बी। ये आपको ना 69 बीपीएससी में पूछा है, ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घोड़ा नहीं था। सुरकोटता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित पुरातात्विक स्थल है, तो ये ध्यान रखिएगा सुरकोटता कहाँ है, तो ये गुजरात में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुजरात के कच्छ में। घोड़े की हड्डियों के अवशेष तो प्राप्त अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियां मिली है, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को घोड़े के संबंधी पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए आंसर इसका हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो जानवर थे ना, पालतू जानवर कौन कौन थे, तो कुब्बड़ और सिंग वाले मवेशी थे, कुत्ते और बिल्ली आदि शामिल थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और ईसाई हाथी को भी पालतू बनाया गया था और इसके हाथी दांत को स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाता था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल की अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो तबकात ए अकबरी, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये बुक आता है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये 69 में या 68 में ही पूछ लिया है। तो तबकात ए अकबरी का लेखक कौन है, तो ये है निजामुद्दीन अहमद, ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन अहमद तबकात अकबरी के लेखक है। तबकात अकबरी की रचना किसने की है, तो निजामुद्दीन अहमद ने। और गुलबदन बेगम ने क्या किया फिर, तो हुमायूंनामा, ठीक है। और अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा है, रचना किया है, तो ध्यान रखिएगा। एक तीनों क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है, फिर ध्यान रखेंगे। तो तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा और अब्दुल हमीद लाहौरी का बादशाहनामा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो ये औरंगजेब किए थे, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये चाइल्ड का युद्ध, जो औरंगजेब ने चाइल्ड को पराजित किया था और चाइल्ड को लास्ट में क्या करना पड़ा था, तो औरंगजेब से माफ़ी मांगनी पड़ी थी, तो ये ध्यान रखिएगा। और यह युद्ध ना 1686 1686 से 1690 के बीच में हुआ था सम्राट औरंगजेब के, और ये चाइल्ड को ना मार के भगा दिए थे बाहर, और फिर वो उनको माफ़ी मानने के बाद ही उनको भारत में लिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो इसका सर थॉमस रो 1615 से 19 के बीच में जहांगीर के दरबार में रहे थे और जेम्स प्रथम के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में आया था। तो आप इस सेट से ना आप ध्यान मतलब अंदाजा लगा लीजिएगा फ्रेंड्स कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि ये न्यू पैटर्न पे भी आधारित है, क्योंकि इसमें ना 66 का 67 का 67 जो कैंसिल हुआ था उसका और 68 69 ये सारे का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो 68 और 69 से क्या हुआ था, हमारा सिलेबस चेंज हो गया है। तो ये इस क्वेश्चन से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से हमको आगे क्या स्ट्रेटजी बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें अभी हम लोग पास 2 से 2.5 महीने भी टाइम है, तो जितना मेहनत करना है कर सकते हैं। और PYQ जरूर करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और जितना हो सके टेस्ट जरूर दीजिएगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो कारखाना अगर बनवाने के लिए बात होगा ना,
तो ये अकबर करवाए थे फ्रेंड्स। लेकिन अगर चित्रकारी का स्वर्ण युग किस पूछा जाए तो ये जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये 66 बीपीएससी में पूछा था। 68 में 67 में क्या पूछ दिया था, तो ये पूछ दिया था कि चित्रकारी का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन ना रिपीटेड होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि भी धारण की था, फिर उसका नाम है सिकंदर ए सानी। तो अलाउद्दीन, ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने उपाधि धारण की थी, सिकंदर ए सानी। तो सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण किया था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही किए थे। और इसका शासनकाल कब था, तो 1296 से 1316 के बीच में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती किए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। और मोइनुद्दीन चिश्ती एक धार्मिक विद्वान एवं दार्शनिक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बाबा फरीद, ध्यान रखिएगा, बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और इसका दरगाह कहाँ पे, तो अजमेर में, ध्यान रखिएगा। जो अजमेर शरीफ जाते हैं ना, वो चिश्ती का ही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे, तो फ्रेंड्स इसमें मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगाया था। मतलब हमें क्या होता था ना कि एग्जाम में याद नहीं रहता था हमें बार बार, तो हमने किया था अब्दुल रज्जाक, ज और ज डबल ज आता है ना, तो द्वितीय ऐसे करके याद किए थे, क्योंकि बार बार कंफ्यूज हो जाती थी मैं, तो मैंने ऐसे याद किया था। तो देवराय द्वितीय में अब्दुल रज्जाक आए थे, तो ध्यान रखिएगा। और ये फारसी राजदूत थे, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ना कुछ भी ऐसे ट्रिक लगा लीजिएगा जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। तो देवराय द्वितीय में अब्दुल रज्जाक एक फारसी राजदूत था, जिसने 1442 से 1443 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक के आगमन के समय विजयनगर साम्राज्य का राजा देवराय द्वितीय थे, ध्यान रखिएगा। और विजयनगर के बारे में अब्दुल रज्जाक ने कहा कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा नगर नहीं देखा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि किसने कहा है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा नहीं देखा, तो अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहा था। यहाँ पे और देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा है, हॉट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमेशा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रिपीटेड होता है। तो निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के टाइम में आए थे, और अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के टाइम में थे। अब आपको हमेशा याद हो जाना चाहिएगा। नुनिज अच्युत राय के, और बारबोसा, ये भी ज़्यादा बार पूछता है, तो बारबोसा कृष्णदेवराय के टाइम में आए थे। और डोमिंग पायस भी कृष्णदेवराय के टाइम में आए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। सभी भक्तों संतों के मध्य क्या एक समान विशेषता फिर से, तो इसमें था अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उसके भक्त समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। देखिए इसका वही है। और नेक्स्ट है, जैसे गुरु नानक भी पंजाबी भाषा में लिखे थे, क्योंकि ये पंजाब क्षेत्र में था, वहाँ लोग ज़्यादातर पंजाबी समझते थे। कबीर भी अवधी भाषा में लिखे थे, क्योंकि वहाँ जो अवधी, जो यूपी के साइड में ना, तो ज़्यादा अवधी लोग समझते हैं, तो अवधी भाषा में। तो पहले के जो थे ना, अपनी वाणी उसी भाषा में लिखते थे जिसे भक्त समझ सके। नेक्स्ट है 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो 26 जनवरी 1539 ध्यान रखिएगा। तो ये चौसा में लड़ा गया था फ्रेंड्स, बक्सर के चौसा में लड़ा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई है। ये 69 बीपीएससी में पूछा है, आई थिंक हमको इतना तक रिमेम्बर है क्योंकि मैंने दिया है उसको। तो फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो वो भी ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि ये सब ना रिपीट क्वेश्चन में आता है।
ठीक है। तो ईश्वर दास नागर द्वारा लिखा गया पुस्तक है फुतुहात ए आलमगीरी, बाबर द्वारा तुजुक ए बाबरी। और ये ध्यान रखिएगा, ये तो हमें पता है कि तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा है। और इसमें ये पूछ देगा ना कि एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि तुजुक ए बाबरी है जो किस भाषा में लिखी गई है, क्योंकि उस टाइम फारसी भाषा, मुगल में फारसी भाषा यूज किया जाता था, तो लोगों को लगता है कि फारसी भाषा, और सबसे पहले फारसी भाषा का ऑप्शन रहेगा। तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये भाषा जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा है। और ये तुजुक ए बाबरी ना आत्मकथा है बाबर की। नेक्स्ट है जहांगीर, तो जहांगीर तुजुक ए जहांगीरी है, ये भी आत्मकथा है। गुलबदन बेगम, ये भी बहुत बार पूछा है, तो हुमायूंनामा फारसी भाषा में लिखी गई है। अबुल फजल आईनी अकबरी, अकबरनामा लिखे अबुल फजल। मिर्जा मोहम्मद आलमगीरनामा। अब्बास खां शेरवानी तारिक ए शेरशाही, ये भी 69 में पूछा था। मुतवीन खां नाम ए जहांगीर। ख्वाजा कामगार मासिर ए जहांगीरी। अब्दुल हमीद पादशाहनामा। निजामुद्दीन अहमद तबकाती अकबरी। और इनायत खां शाहनामा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन ना पूछा हुआ है क्योंकि ये PYQ का ही है, और तो आप ध्यान रखिएगा कि सब क्वेश्चन रिपीट आगे भी मिल सकता है। नेक्स्ट है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था। तो ध्यान रखिएगा, जो 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ही स्वराज का झंडा फहराए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। और उसमें क्या किए थे, तो स्वदेशी स्वराज बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए थे, तथा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज का झंडा फहराया गया था। ध्यान रखिएगा। और ये 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो उसी टाइम ये स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था ना, उसी से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे ना, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हॉट क्वेश्चन है, जरूर पूछता है। नेक्स्ट है नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो नगरों में कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स, तो आंदोलन केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, तो बहिष्कार नहीं किया गया था, तो इसमें एक भी गलत है और दूसरा भी गलत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़कर प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकील ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तो ये तो सही है, बाकी ये दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सही नहीं ही पूछ रहा था, तो 1 और 2, इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 से 22 तक चला था फ्रेंड्स। ठीक है, 1922 तक चला था। जो चौरा चौरी घटना हुई थी ना 5 फरवरी को 1922 को, तो ये क्या किया था, तो ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे महात्मा गांधी। ठीक है। शहरों तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोग शामिल थे, और सभी जाति के अमीर और गरीब लोग शामिल थे, ध्यान रखिएगा। और काउंसिल चुनाव मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया था और 63 सीट पर जीत भी दर्ज की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था, तो ये 69 का क्वेश्चन है, फिर ध्यान रखिएगा। तो ये पुनपारा वायलार केरल में, ध्यान रखिएगा, 69 या 66 में पूछा, 68 में पूछा है। तो पुनपारा वायलार केरल में किया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये तो मैंने ऑप्शन में लगाई थी, मेरी गलती हो गया था, ये हो गया। इसका आंसर है पवनार, महाराष्ट्र से स्टार्ट किए थे, ध्यान रखिएगा। मैंने एग्जाम में ना यही डाला था, इसलिए हमारा गलती हो गया था। और एग्जाम में ना कंफ्यूज हो जाते हैं आप जब भी एग्जाम देंगे, तो इसीलिए क्या है ना कि जितना टेस्ट आप देंगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार, महाराष्ट्र से स्टार्ट किए थे, और ये 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से महाराष्ट्र में हुई थी। और ये पहले सत्याग्रही विनोबा भावे हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त हैं। तो अभी रिसेंटली अगर एग्जाम 66 से 67 और 68 अगर 69 लगातार अगर दे रहे होंगे ना, तो पहले में पूछा होगा 60 विनोबा भावे के बारे में पूछा है कि प्रथम सत्याग्रही कौन है, दूसरे में जवाहरलाल और तीसरे में ब्रह्मदत्त जरूर पूछा होगा फ्रेंड्स। आप अगर दिए होंगे तो आपको सब कुछ याद आ रहा होगा।
नेक्स्ट है किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था, तो इसका नेपियर थे, ध्यान रखिएगा। ये भी 68 या 67 में पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो नेपियर। तो प्रथम अफगान युद्ध कब से कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1839 से 42 के बीच में हुआ था और नेपियर ने शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। और उस टाइम जो गवर्नर थे ना, उस टाइम गवर्नर थे अगस्त 1842 में जो अफगानिस्तान था उसको जीत लिया गया था और प्रथम अफगान युद्ध समाप्त हुआ। तो उस टाइम लॉर्ड एलनबरो उसके मेजर जनरल थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे, तो ये दीपावली फ्रेंड्स, ये 66 में पूछा हुआ होगा, ध्यान रखिएगा। 5 साथियों के साथ दीपावली के अवसर पे वो भाग गए थे, कहाँ से, तो हजारीबाग से भागे थे, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछता था कि कहाँ से भागे थे, तो हजारीबाग जेल से कब भागे हैं, तो दिवाली की रात भागे थे। और कितने लोगों से साथ, तो 5 लोगों के साथ। और कौन, तो जयप्रकाश नारायण। उसके बाद ना ये नेपाल चले गए थे और आज़ाद दस्ता का गठन किए थे, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स। और एक कब किस टाइम में, तो ये 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उस टाइम ये सब काम हुआ था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किए थे, तो बहिष्कृत भारत बाबा साहेब अम्बेडकर ने किए थे, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो 1927 में, ध्यान रखिएगा 1927 में मराठी परीक्षक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया था। और ये ना ब्रह्मवाद और व मनुवाद को चुनौती देने का प्रयास किया गया था, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो ये भी 67 में पूछा हुआ था, जो कैंसिल हो गया था आई थिंक, उसमें पूछा था। तो ये BR अम्बेडकर और एक और है फ्रेंड्स, उनका भी नाम याद रखिएगा क्योंकि उनका भी पूछता है, तो तेज बहादुर स्प्रू, ये भी थे जो 2 ऐसे थे ना जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, BR अम्बेडकर और तेज बहादुर स्प्रू, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। और ये जो हुआ था ना तीनों गोलमेज सम्मेलन, तो 1930 से 1932 के बीच में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और ये 3 गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्रिटिश में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और हरिजन प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक ही में भाग लिए थे फ्रेंड्स 1931 में, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जो गांधी इरविन हुआ था ना, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसी में महात्मा गांधी गए थे फ्रेंड्स, एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी जो कांग्रेस की ओर से गए थे। तो ये गए थे 1931 में, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी गए थे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ये बहुत बार पूछा है, ध्यान रखेंगे। इसमें जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, तो इसका आंसर हो जाना, इसका है CR दास को देशबंधु कहते हैं, तो ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए विनोबा भावे तो द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो ये गलत है, ये प्रथम है। ठीक है, विनोबा भावे प्रथम है। और विलियम बेनर्स 1917 के कांग्रेस सभापति थे, तो ये भी गलत है। 1917 के कांग्रेस सभापति कौन थे, तो ये थे 1907 माफ कीजिएगा, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, आपको पता होगा, गरम दल और नरम दल का डिवाइड हुआ था सूरत अधिवेशन में। और उस टाइम कौन थे, तो बिहारी लाल घोष थे, ध्यान रखिएगा। तो इसका ये तीसरा गलत है। और विश्रामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडियन हाउस की स्थापना की थी, तो पेरिस में नहीं किए थे फ्रेंड्स, ये ब्रिटेन में किए थे, लंदन में किए थे, तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका से एक ही जोड़ा सही है, बाकी तीनों गलत है, ध्यान रखेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में, ध्यान रखिए, ना कि पेरिस में, इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स एक और भी ध्यान रखिए कि एक रास बिहारी घोष है, एक बोस है, तो ये भी थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो ये आपका 67 BPSC में आया था। ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैंने टिक किया था, वो क्या होता है उस टाइम नेगेटिव मार्क्स था नहीं, तो मैंने ठीक कर दिया था और मेरा बाय चांस लकीली मेरा सही हो गया था। तो ये श्यामलाल दास भावनगर, ये आंसर, इसका आंसर ए है,
ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये भाव और ये क्वेश्चन अब पूछने लगा, लेकिन हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ रहा है। अभी यूपी में भी एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि गांधी जी डंडे कौन सा यूज करते थे, ऐसे करके कुछ पूछ रहा है, तो पता नहीं क्या क्या पूछ लेता है आजकल को। तो श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किए थे, भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में पढ़ाई शुरू किए थे और उसके बाद इंग्लैंड जाकर पढ़ाई किए, जो वकील बने थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। तो पहले कभी कभी ना प्रथम पूछेगा, तो प्रथम तैयब जी हैं, जो मद्रास में भाग लिए थे। मद्रास जो हुआ था 1887 में हुआ था, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, तैयब जी थे। और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है ना, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। और ये कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना तो हमें पता ही है कि 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बहादुर तैयब जी, जिन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन में भाग लिए थे और ये तृतीय था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो रहमतुल्लाह सियानी, जो 1896 को अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये पहली बार यहाँ पे क्या, तो वंदे मातरम गाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 में रहमतुल्लाह के जो अध्यक्षता में तो वो गाया गया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 में भाग लिए थे। और जबकि पहली भारतीय महिला पूछेगा ना, तो सरोजनी नायडू, जो कानपुर में किए थे, ध्यान रखिएगा। कानपुर में OA 1925 में किए थे, फिर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1924 में गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, वो बेलगांव में। और 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू की थी। और एनी बेसेंट कहाँ बनी थी, की थी फ्रेंड्स, तो ये कलकत्ता में की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जर्मनी के समर्थन से काबुल के राजा, ये मिटा देते हैं। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो किस टाइम हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, उस टाइम किए थे, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी लग गई थी, सजा दी गई थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था फिर, तो 1925 में हुआ था। और इसमें देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को दिया गया था फांसी, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये काकोरी ट्रेन डकैती तो 9 अगस्त 1925, ध्यान रखिएगा ये डेट फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन डकैती घटना को काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है। और ये उसमें जो कांड में शामिल कौन कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिरी भी थे। तो ये सारे लोग को फांसी दे दिया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो साराबंदी, पहले ध्यान रखिएगा, साराबंदी कब स्टार्ट हुआ है, तो 1922 में। और किसके नेतृत्व में, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, फिर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसमें था किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया था। और वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 को खेड़ा आंदोलन हुआ था। एवं बारदोली सत्याग्रह 1928 को महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वर्ष 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा है, 3 दिवसीय तमाशा कहा है। तो ये कथन कारण बहुत आजकल पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहले ध्यान रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन कब हुआ था, तो 1897 में, ध्यान रखिए 1897 में 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था, तो ये अश्विनी कुमार दत्त के है थे, फिर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 13वां अधिवेशन अमरावती में हुआ था, अमरावती में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था, जबकि लाला लाजपत राय ने वार्षिक मेला कहकर इसका मजाक उड़ाया था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है रजनी पामदत्त ने कहा वे समाजवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये सब सेम ही क्वेश्चन, सेम कुछ ही रिपीट किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि रजनी पामदत्त ने कहा कि अनुसार रजनी पामदत्त के अनुसार कांग्रेस समाजवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की जाती थी? तो राय बहादुर और खान बहादुर लिट्टन के टाइम में किया गया था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, लिट्टन जो वारकुनाला प्रेस एक्ट से ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा लिट्टन के टाइम में क्या किए थे? तो राय बहादुर और खान बहादुर को उपाधियां देना प्रारंभ कर दिया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। लिट्टन का कार्यकाल कितना है? तो 1876 से 80 के बीच में हुआ था और उन्होंने सर्वप्रथम खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधियां प्रदान करने की प्रथा स्टार्ट की थी। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री भी घोषित किया गया था इन्हीं के शासनकाल में, और ये कब? तो 1877 में। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना, ये क्वेश्चन पूछता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, तो लोगों को लगता है कि 1858 में रानी विक्टोरिया को महारानी सामग्री घोषित किया गया था, तो ये गलत था फ्रेंड्स। 1877 में प्रथम ये हुआ था, दरबार लगा था, उसी में महारानी विक्टोरिया को सामग्री घोषित किया गया था और ये लिट्टन के टाइम में हुआ था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित हुआ था? एक्ट कब पारित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1835 में, 1867, 1878 और 908। ध्यान रखिएगा 1908। तो भारत में प्रेस संबंधी नियंत्रण कुछ अधिनियम है। तो प्रेस अधिनियम कब हुआ आया था? तो प्रेस अधिनियम 1835 में, लाइसेंसिंग अधिनियम 1867 में, वारकुनाला प्रेस एक्ट, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है, ये लिट्टन के टाइम में आया था और 1878 में आया था, और समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के टाइम में आया था। फिर ध्यान रखिएगा, तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा। और रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? तो रिपोर्ट का प्रकाशन 1928 में किया गया था और इसमें डोमिनियल स्टेट का प्रस्ताव भी रखा गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सूची में मिलान करना है। जन्मस्थान खोजकर्ता और जन्म स्थान पूछता है फ्रेंड्स। पहले पूछता था कि कौन कहाँ का खोज किया है, लेकिन अभी पूछता है खोजकर्ता और जन्म स्थान। ये ना 69 बीपीएससी में पूछ दिया था और सारे लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि जन्म स्थान तो उतना लोग याद नहीं रखता था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के हैं? तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा। और जैक्सन कार्टिट कहाँ के हैं फ्रेंड्स? तो ये फ्रांस के थे। सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के थे? तो ये यूनाइटेड किंगडम के। और फर्डिनेंड मैगलन कहाँ के थे? तो ये पुर्तगाली के। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर उसका डी। ध्यान रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे मिलान किया हुआ है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के थे, जैक्सन कर्टियर फ्रांस के थे, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम और मैगलन फर्डिनेंड मैगलन थे पुर्तगाल का। तो अब हम लोग को ना इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है। तो अब जो भी पढ़ेंगे ना एकदम ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन कहाँ जन्मा था, किसको खोज किया था और कब किया था, क्या क्या किया था, वो सारे को ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही कालानुक्रमण से है। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन 1916 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। और सूरत विभाजन 1907 में हुई थी। ठीक है, जो गरम दल और नरम दल डिवाइड हो गए थे। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था, ये गुजरात में। और मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1919 में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो इस सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले सूरत अधिवेशन। तो पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 1 और 3। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 2 4 1 3। इसका आंसर हो जाएगा ए।
इस तरीके से आप याद करेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या था इंपॉर्टेंट, तो सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में रास बिहारी घोष के द्वारा, और इस टाइम गर्म दल और नरम दल डिवाइड हो गए थे। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई थी। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल, डेट भी याद रखेंगे, 28 अप्रैल को पूना में, ये भी ध्यान रखिएगा, पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और तिलक की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र कहाँ था, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था। एनी बेसेंट का होम रूल स्थापना कब हुई थी, तो सितंबर 1916 को। और एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडे को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया था, तो ये ध्यान रखिएगा, सचिव कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडे। और ये अड्यार मद्रास में हुआ था, इसका मुख्यालय था एनी बेसेंट का, तो ध्यान रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और ये फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थे, तो इसलिए किया गया था, जिसमें गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्री ग्रीक के साथ खेड़ा पहुंचे और किसानों को समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने करों की कमी कर दी थी। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले का है। तत्वबोधिनी सभा, तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय का था, तो ध्यान रखिएगा। तो ए का हो गया 2, और बी का हुआ 1, और सी का हुआ 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी इसमें देख लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन वन सिंगल क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो भारतीय सेवक समाज, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। बंगाल गजट जे ए हिक्की। समाचार दर्पण मार्सबिन है। और सत्य प्रकाश, तो यहाँ पे कंफ्यूज कर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने देख रहे थे सत्य प्रकाश, तो सत्य प्रकाश करसन दास मूल जी का है। और ये ध्यान रखिएगा, सत्य प्रकाश एक सत्यार्थ प्रकाश आता है, तो सबसे ज़्यादा सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पूछता है, ध्यान रखेंगे। सोम प्रकाश का ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। बम्बई दर्पण, तो बाल शास्त्री जाम्बेकर का है। नेटिव ओपिनियन, तो बी एन मंगलिक का। अमृत बाजार मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष भी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यंग इंडिया नवजीवन गांधी जी का है। ट्रिब्यूनल दयाल सिंह मजीठिया का। युगांतर बरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष बंधु का है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, तो इसमें अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, तो ये तो था। और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, तो ये भी सही है। और समाज के सभी वर्गों ने समर्थन का अभाव हुआ था, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब उपयुक्त में से सभी सही हैं, ठीक है। और ये था, इसमें छोटा छोटा पॉइंट्स है फ्रेंड, जो सिंगल क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट कब हुआ था, तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से 34वीं NI रेजिमेंट के थे, तो ये ध्यान रखिएगा। मंगल पांडे, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे, तो ये 34वीं थे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको 46 मिल जाएगा, 44 या 46 ऐसे करके कोई मतलब अलग दे दिया जाएगा, 34 नहीं दिया जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और उन्होंने क्या किया था, तो जनरल ह्यून्स की हत्या कर दी थी, और उन्हें फांसी दे दिया गया था। 1857 का विद्रोह 10 मई को स्टार्ट हुआ था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था, और इसमें 11 मई को दिल्ली पहुंची थी, और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया था। विद्रोह के मुख्य केंद्र कहाँ थे, तो दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये तो हम लोग देख ले कि विफलता का कारण क्या क्या था। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की, तो बिहार में अगर पूछेगा ना स्वराज दल की स्थापना, ऐसे तो स्वराज दल की स्थापना किए थे ये देशबंधु जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, लेकिन बिहार में पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह किए थे, ध्यान रखिएगा। तो 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा इलाहाबाद में, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा है कहीं पे कि जो स्वराज दल की स्थापना कहाँ पे किया गया था, तो इलाहाबाद में किया गया था, और 1923 में किया गया, 1 जनवरी 1923 में। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। और चित्तरंजन दास क्या किए थे, तो 1900 जो
1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था ना, बिहार में 2 ही अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। और वहाँ पे वहाँ के बाद फिर उन्होंने चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। और बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह द्वारा की गई थी। और बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अगर किया गया था श्री कृष्ण सिंह द्वारा, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद, और सचिव अब्दुल बारी थे। तो ये सब क्वेश्चन आपको सिंगल एग्जाम क्वेश्चन पूछ देगा, तो ध्यान रखिएगा। बेशक फ्रेंड ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन ये इसमें से एक एक लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब रामबाण की तरह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। एग्जाम में ये ना 69 में पूछा था, ध्यान रखिएगा, 69 में ही ये पूछ दिया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, और ये कब हुआ था? तो 1877 में हुआ था, स्थापित किया था, स्वैच्छिक निकाय था, लेकिन बाद में 1940 में पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये मोहना और नीलाजन नदी से के संगम पे बनता है, तो ध्यान रखिएगा। और फल्गु नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है, और पुनपुन गंगा नदी की सहायक नदी है। जो हमने ना महेश कुमार बंडवाल का एटलस कर रही हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, महेश कुमार बंडवाल का एटलस मैंने करवाया है, जो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें ना जब सारे नदी का जो मैप के थ्रू हुआ है, ध्यान रखिएगा, मैप के थ्रू हुआ है, तो ये जा कर के आप प्लेलिस्ट में मैं डाल दी हूँ, और वहाँ पे जा कर के आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ना मैंने दो का ली हूँ, एक CME का और महेश कुमार बंडवाल दोनों का एटलस में करवा रही हूँ। 3 वीडियोज़ में आ चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, वहाँ से आपको बिहार रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो ये जाकर के जरूर देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में। और एडुटेरिया का तो बिहार तथ्य संग्रह और इम्तियाज अहमद का जो MCQ बुक ग्रीन वाला होता है ना, वो मैं करवा दी हूँ, तो जाकर देख लीजिएगा बिहार स्पेशल के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। और फल्गु नदी को निरंजना भी नदी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता है। और बिहार में फल्गु नदी की लंबाई कितनी? तो 135 किलोमीटर। और फल्गु नदी के किनारे प्रतिवर्ष क्या होता है? तो पितृपक्ष मेला लगता है, अपना ध्यान रखिएगा, जो पिंडदान कहा जाता है ना, वो लगता है, ध्यान रखेंगे। और जो निरंजना नदी के किनारे ही महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में, तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पे पहली बार चाय बगानों की स्थापना हुई थी? तो ये ठाकुरगंज हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। और 1990 के दशक में बिहार में किशनगंज में चाय की खेती प्रारंभ हुई थी, और किशनगंज के ठाकुरगंज, पोठिया आदि प्रखंडों में स्थापित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इब्ने बख्तियार खिलजी, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ये भी बहुत बार पूछा है, हालांकि ये इजी है, इजी तो नहीं है, मतलब अगर पूछा है या बार बार, तो बिहार के बारे में आपको जानकारी तो जरूर होनी ही चाहिए। तो बिहार एटलस आप कर सकते हैं, बिहार स्पेशल में कोई बुक ले सकते हैं, जैसे एडुटेरिया का ले सकते हैं, या फिर इम्तियाज अहमद का, या तो KVC नैनो का भी बहुत अच्छा बुक आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। MCQ के लिए इम्तियाज अहमद का, तो इम्तियाज अहमद का और इम्तियाज अहमद का और एडुटेरिया तथ्य संग्रह हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा बिहार स्पेशल में। और अभी हमने स्टार्ट किया था बिहार जीके में ना फ्रेंड्स 51 सेट आता है, जिसमें मैंने ना 8 सेट करवा दी हूँ, और इसी तरीके से मैं पूरा एग्जाम से पहले 51 सेट कर लूँगी बिहार जीके से, तो आपको बिहार जीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना ध्यान रखिएगा, तो जरूर सेट कीजिएगा, सीरीज कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 94163, ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, डिजिट वाई, या तो फिर 94,163 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। और बिहार की सीमा है, तो सारे को एटलस में आपको मिल जाएगा, जो मैंने एटलस करवाया है ना महेश कुमार बंडवाल का, तो ये सारे कुछ मिल जाएगा, जिसमें बिहार के उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में क्या है? तो पूरब में पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में झारखंड है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,099, 10,40,000
40,99,452 था और ये 2011 की जनगणना से है फ्रेंड्स, अभी बहुत बढ़ गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुल जलप्रपात है? तो इसका आंसर है कैमूर। आंसर ये एग्जाम में पूछा है, 68 या 69 में ही पूछ लिया है। अभी हम देख लेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात। तो इसमें है ककोलत जलप्रपात नवादा, तेहरकुंड जलप्रपात कैमूर, करकट जलप्रपात कैमूर में, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में, कर्मनासा जलप्रपात तो ये बक्सर में, और धुआंकोट जलप्रपात सासाराम, और मंझरकोट जलप्रपात सासाराम में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वह विकल्प चुनिए जो बिहार के साथ नेचर भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ये 67 बीपीएससी में पूछा था, ये इसमें मेरा हो गया था, मैंने मेंस भी दी थी उसमें फ्रेंड्स। और तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, सभी के लिए वायुमार्ग ये नहीं शामिल था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ नीचे भाग 2 योजना में कौन कौन शामिल है ये देख लेंगे फ्रेंड्स। तो युवा की शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर घर खेत का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा और कनेक्टिविटी होगा आसान। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? ये 67 का जो री एग्जाम मतलब जो कैंसिल हुआ था ना, जो पेपर आउट होने की वजह से कैंसिल हो गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये गोपालगंज है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और गोपालगंज में 1000 पुरुषों पे 1015 महिलाएं हैं। ठीक है, और उच्चतम साक्षरता दर कहाँ है? तो रोहतास में, और न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो पहली बैठक बोल रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1913 में। ध्यान रखिएगा, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। ध्यान रखिएगा, पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाया गया था। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट है? तो अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए टोटल 40 सीट है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट है फ्रेंड्स। एग्जाम के ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी देख लेंगे बिहार में क्या क्या किसको सीट डिवाइड दिया गया है। तो विधानसभा सीटें कितनी है? तो 243। विधान परिषद के सदस्य कितने? तो 75। लोकसभा के क्षेत्रीय संख्या कितनी है? तो 40। बिहार में लोकसभा सीटें 40 ही है, और जो कि अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है ना, तो इस समय पूछ सकता है। राज्यसभा सीट 16 है, और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट तो 38, और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? तो 6 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 माफ कीजिएगा 1931 का गठन किसने किया था? तो गठन बोलेगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण बने थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। और जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। और इसमें गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र भी सहयोगी थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो ये गया में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी क्या है? तो ज़्यादा महत्व का है, ये ज़्यादातर पूछता है फिर रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी, तो ये गया में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये 67 और में कैंसिल भी हुआ था, और 67 जो री एग्जाम, और फिर 66 में भी ये क्वेश्चन लगातार ये 3 एग्जाम में आया था, 3 बीपीएससी में लगातार इनसे रामविलास पासवान से आया था फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। रामविलास पासवान की मृत्यु रामविलास पासवान का जो 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन उसने स्टार्ट किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, ध्यान रखिएगा। उनको 8 अक्टूबर 2020 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 2021 में पद्म भूषण दिया गया था। तो लगातार ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1632 माफ कीजिएगा, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। ये 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना पहला स्थापना किया था। ठीक है, और यहाँ से मुख्यतः चीनी, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम आदि व्यापार किया जाता था, तो ध्यान रखिएगा बिहार से। नेक्स्ट है बिहार में चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो ये नवपाषाण का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और उन्होंने हड्डियों और पत्थरों का औजार प्राप्त हुए नवपाषाण का, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है, तो ये रोहतास में, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और इंद्रपुरी डैम रोहतास में ही है, जो विश्व का चौथा सबसे लंबा डैम है। तो इंद्रपुरी डैम, ये भी पूछ सकता है क्योंकि विश्व में चौथा है तो जरूर पूछ सकता है। तो इंद्रपुरी डैम कहाँ है, तो रोहतास में। नेक्स्ट है 1875 में बिहार होल्डर्स आरंभ किया गया था, तो बिहार होल्डर्स का आरंभ किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबू गुरु प्रसाद सिंह। बिहार होल्डर्स बाबू गुरु प्रसाद सिंह, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये कब, तो 1875 में स्टार्ट किया गया था, और ये अंग्रेजी भाषा में था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है, तो बिहार बंधु, ध्यान रखिएगा। और 1874 में पटना से प्रकाशित किया गया था। बिहार जीके जो एडिटोरिया का है उसमें सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज है, तो मैं जरूर, वो 15 मिनट का एक सेट रहता है, 50 सेट रहता है उसमें, तो अब मैं इजीली वो करवा दूंगी, आप कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है 12, ठीक है। 12 जिला गंगा के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा, जिसमें, और गंगा का जो लंबाई है, तो टोटल लंबाई गंगा का 2525 है, लेकिन बिहार में अगर कुल लंबाई पूछा जाए ना तो 445 है। ये बिहार एटलस में बहुत अच्छे से बताया गया है, ध्यान रखिएगा। ये सारे जिला है जिसमें बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय 5 जिला है, 12 जिला है, फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सन 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो राहुल सांकृत्यानंद किए थे, फिर ध्यान रखिएगा। बिहार में अंबारी सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1939 को अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यानंद किए थे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाव दिया था, तो नरसिम्हा समिति, ध्यान रखिए पर नरसिम्हा समिति, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चल निधि समायोजन सुविधा नरसिम्हा समिति ने 1958 में 1998 में सिफारिश की थी। और इसमें क्या है, तो बैंकों को पुनः खरीद समझौता रेपो रेट या फिर बैंकों के लिए रिवर्स रेपो रेट समझौते के माध्यम से RBI को ऋण देने के लिए उधार लेने की अनुमति देता है, और यह तरलता के दबाव का प्रबंधन तथा वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नरसिम्हा समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धड़बार भूतरीय रचना वाला नहीं है, तो कौन नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें रोहतास नहीं होगा क्योंकि मुंगेर, जमुई और नवादा ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें वहाँ पे पाई जाती है, और रोहतास में विंध्य चट्टानें पाई जाती है, फिर ध्यान रखिएगा, रोहतास और कैमूर में विंध्य चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट, जमशेदपुर लिबरल एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था, तो N.S. हल्दर ने किए थे, फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में सुरेंद्र नाथ हल्दर ने किए थे। नेक्स्ट है पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है, तो ये 9 से है, फिर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। और पटना जिला बिहार में 9 जिले से संबंधित रखता है, मतलब टच करता है, जिसमें अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण भोजपुर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो ये पुनपुन है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएंगे, और पुनपुन की सहायक नदी फल्गु है, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर पठार ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, और कैमूर पठार रोहतास जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव, अगर सचिव पूछे ना तो जयप्रकाश नारायण है, और अगर अध्यक्ष पूछेगा तो आचार्य नरेंद्र देव है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है, तो रोजगार सृजन से है, ध्यान रखिएगा, रोजगार सृजन से। विश्व बैंक के सहयोग से हुआ है, फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि जीविका किसके सहयोग से है, तो विश्व बैंक के सहयोग से बिहार सरकार जीविका कार्यक्रम चला रही है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसका शुभारंभ बिहार के रोहतास जिले से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है रिक्त
स्थानों की पूर्ति करे तो डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। इसका आंसर होना चाहिए 1885। ठीक है, इसका आंसर है ए 1885। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में स्टार्ट हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था जमींदारी काश्तकारों के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना। नेक्स्ट है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान स्टार्ट हुआ था? तो ये कर्नाट वंश के स्थापना, कर्नाट वंश के समय में हुआ था मैथिली भाषा का विकास। और कर्नाट वंश का राजवंश, कर्नाट राजवंश जो 1097 से 1324 तक चला था, बिहार के तिरहुत क्षेत्र में था। तिरहुत या मिथिला में शासन करते थे। और कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो नान्य देवी, जो 1097 में की थी, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और कर्नाट वंश का जो राजधानी था ना सिमरावगढ़, जो अभी नेपाल में है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो यह बिहार के वर्तमान में बांका जिले में स्थित है, तो बिल्कुल गलत है, ये भागलपुर में है। इसकी स्थापना पाल वंश राजा गोपाल प्रथम ने किए थे, तो ये भी गलत है, ये धर्मपाल किए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। और बौद्ध धर्म का ब्रजन संप्रदाय यहाँ फला फूला, तो ये सही है। और यह यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानूनी व्यवहार, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं, तो ये भी सही है। इसमें गलत कथन पूछ रहा तो एक और दूसरा गलत कथन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभयारण्य बिहार में स्थित है? तो वाल्मीकि वन जीव उद्यान, तो ये तो सही है। और इसमें और भी होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है फ्रेंड्स। और गजनेर वन जीव अभयारण्य ये राजस्थान में है। और भीमबाद वन जीव अभयारण्य ये बिहार में है, मुंगेर में, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी चट्टानी प्रणालियों का उल्लेख उनके विवरण से मिलान करना है। तो मिलान करने हैं फ्रेंड्स, 69 में पूछ लिया था एक क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। इसका हम लोग डायरेक्टली ना मिलान ही देख लेंगे। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली में सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्य चट्टान प्रणाली में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सिल इसे चट्टान का प्रणाली की प्रमुख घटक है। क्वार्जरनी चटाइट क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुआ है, क्वाटरनी। और तृतीयक चट्टानी प्रणाली पश्चिम चंपारण जिले में पाई जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 1937 to 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा। 1900, इसका आंसर हो जाएगा बी, 77 का बी। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है, बस उतना ही पूछता है किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े, ये 69 में पूछा था। सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कम चमक वाला घोड़ा। ठीक है, कम चमक वाला एक घोड़ा, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है। ठीक है, इससे क्या होता है? तो ये गोलकीपर के हाथ में चोट नहीं लगता, तो ध्यान रखिए, संवेग को कम करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स। आपको बता दो फ्रेंड्स कि इसमें ना आप क्या कीजिएगा कि सदिश और अदिश ज़्यादा नहीं होता है, कम से कम 4 से 6-7 होते हैं, तो आप जरूर एक चिट में बना लीजिएगा सदिश और अदिश, ऐसा करके सदिश और अदिश। और यहाँ पे ना आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, जरूर ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कौन सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा गति। गति क्या है? तो अदिश राशि, ना कि सदिश राशि। जबकि वेग, विस्थापन और बल आघूर्ण जो टार्क होता है वो सदिश राशि है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। सदिश राशि के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो वेग, बल, संवेग, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, प्रवणता और विस्थापन, ये सदिश राशि है। जबकि अदिश राशि कौन है? तो चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दबाव, ऊर्जा इत्यादि है। ये सब ना आप एक
चार्ट बना लीजिएगा और जरूर अपने टेबल के पास रख देंगे तो आपको जरूर याद करना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पे पिंड का वजन क्या होगा, तो ये घट जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, ये भी ये पूछा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। नेक्स्ट है जी का मान परिवर्तन, ये ध्यान रख लेंगे। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान घटता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे ना तो जी का मान घट जाएगा, कि जी मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है। जी का मान महत्तम मतलब सबसे ज़्यादा पृथ्वी के ध्रुव पोल पर होता है, और जी का मान न्यूनतम सबसे कम विषुवत रेखा पे होता है, इक्वेटर पे होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पे जी का मान कम हो जाता है, जब घूमता है ना तो जी का मान कम हो जाता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ने पर विषुवत रेखा पर स्थित वस्तु का वजन घट जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और 17 गुनी अधिक चाल के साथ घूमने लगे ना तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाता है, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पे है फ्रेंड्स, ये 67 में पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हाइड्रोजन बम ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम ऑक्साइड का मिश्रण है जो अनियंत्रित परमाणु संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। थर्मोन्यूक्लिक बम या एच बम भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता, तो नहीं, आवृत्ति नहीं बदलता फिर ध्यान रखिएगा। जबकि वेग या गति तरंगदैर्घ्य अपवर्तनांक बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता है। नेक्स्ट है 50 डिग्री का मान, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल पे कितना मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 122 फ़ारेनहाइट। आप ना ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट C बाई 5 इज इक्वल टू 5, फिर एफ मतलब फ़ारेनहाइट -32/9, ये जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा और ये फॉर्मूला अपना रट जाइएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। और इस पे जो यहाँ पे क्या दिया था, तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था ना, सेल्सियस दिया था ना, तो इसको क्या फ़ारेनहाइट में स्केल में डालना था, तो सी की जगह पे यहाँ पे 50 रख देंगे और 50 को काट देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 90, और 90 यहाँ पे माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 32, तो इसको इक्वल टू कितना हो जाएगा 122। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरीके से जरूर आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है, ये ना आप ये याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला मैं फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, तो C/5 होता है और F -32/9, ये आप फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसमें ना अगर फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और सेल्सियस निकालना होगा, और सेल्सियस दिया रहता है तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकालना होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सौर भट्टी। सौर भट्टी में उपयुक्त होता है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है तो क्या होता है, तो अवतल दर्पण होता है, ध्यान रखिएगा। सौर भट्टी में छोटे छोटे हजारों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सही कथन का चुनना है, तो इसमें सही कथन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विबजियोर है फ्रेंड्स, विबजियोर में आप तो देखे होंगे कि वी में वॉलेट होता है, इंडिगो ब्लू, जी से ग्रीन, एस वाई से येलो, और ओ से ऑरेंज, और आर से रेड होता है। इसमें क्या है ना कि अगर विबजियोर इस साइड अगर आते जाता है, मतलब बैंगनी से अगर रेड तक आता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है और आवृत्ति घट जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आर मतलब रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी से, और बैंगनी का आवृत्ति ज़्यादा होता है लाल से, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था, तो इसका आंसर हो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। और ये आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में भौतिकी क्षेत्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए खोज के लिए दिया गया था। और भारतीय विज्ञान को दिया गया था, वैज्ञानिक को सी वी रमन भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें 1930 में प्रकाश परिकीर्णन के लिए रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सी वी रमन को कब दिया गया था, तो 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस क्या है, तो हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन, और ये उसके बाद वनस्पति घी बन जाता है। नेक्स्ट है साबुन ग्रीस को हटाता है,
तो ये पारसीकरण के द्वारा हटाता है। फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग पारसीकरण के रूप में होता है। इनकी पारसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायक होती है। दूध एक प्राकृतिक तथा पेंट एक कृत्रिम पायरस है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दूध क्या है, तो दूध एक प्राकृतिक पायस है फ्रेंड्स, और जबकि पेंट क्या है तो ये एक कृत्रिम पायस है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 400 से 7 nm। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो ये वक्रता के केंद्र पे होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी आपका 69 में ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो है तो जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर क्या होगा, तो क्या होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग में होगा, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा पर क्या होता है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है, वहाँ पे हवा नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चंद्रमा में वायु की अनुपस्थिति होती है, वायु की अनुपस्थिति होता है, तो ध्यान रखिए, इसलिए दोनों एक साथ ही गिरेगा। नेक्स्ट है कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी Al2O3 ZnO। तो ये भी एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, और ऑक्साइड अम्ल क्षारीय तथा क्षार से प्रतिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो ये सिरका के समान होती है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा। एसिटिक अम्ल तीखी रंगहीन तीक्ष्णता गंध एवं खट्टा स्वाद वाली तरल पदार्थ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से पीतल के घटक है, तो पीतल का घटक आंसर हो जाएगा जस्ता और तांबा पीतल का घटक है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मिश्र धातु कौन कौन है, तो पीतल का होता है तांबा और जस्ता, घंटा धातु का होता है तांबा और टीन, कांसा का तांबा और टीन, सिल्वर जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जर्मन सिल्वर में कितना % सिल्वर होता है, तो सिल्वर नहीं होता है। तांबा जस्ता निकेल होता है इसमें जर्मन सिल्वर में, और गन मेटल में तांबा जस्ता और टीन, और टाका सोल्डर में टीन और जस्ता होता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी एनर्जी लगता है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, इसमें पहले हमें पढ़ना होता है, फिर उसके बाद मुझे बताना होता है फ्रेंड्स, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो बायोगैस का सबसे है इसमें मीथेन है। ध्यान रखिएगा, मीथेन गैस बायोगैस का प्रमुख घटक है। ध्यान रखिएगा। बायोगैस में सामान्य संरचना क्या होती है, तो मीथेन होता है 50 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% होता है, नाइट्रोजन 0 से 10, हाइड्रोजन 0 से 1 और हाइड्रोजन सल्फाइड 0 से 3% होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो 67 में पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। अगर पूछेगा ना तो स्टारसियम के द्वारा होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, स्टारसियम। और अगर यहाँ पे लाल रंग अगर प्रदान करना है तो स्टारसियम और लवण आतिशबाजी में। और अगर हरे रंग का निकलता है ना तो हरे रंग के लिए बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। हरे रंग जैसे पटाखा में लाल हरा पीला सभी रंग का निकलता है ना, तो हरे रंग के लिए बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, लाल रंग के लिए स्टारसियम का, और पीले रंग के लिए सुनहरा या पीले रंग के लिए सोडियम को यूज किया जाता है। फिर ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन लाल का तो पूछ लिया, तो हो सकता है नेक्स्ट में बेरियम का पूछ दे, तो कोई जरूरी नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा तीनों का। नेक्स्ट प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संबंध में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ध्यान रखिएगा 69 BPSC में क्वेश्चन पूछा था।
तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ग्रेफाइट और हीरे को कार्बन का अपरूप कहा गया है और ग्रेफाइट भी कार्बन का शुद्ध रूप है, ये भी ध्यान रखिएगा। और हीरे कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप है और ये चतुष्फलकीय संरचना में एक साथ जुड़े होते हैं। और अभी जस्ट आपने देखा कि जो हीरे है ना, हीरे में बच्चे के जो किया जाता है, हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है HMX। HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो HMX का है क्या होगा, इसका आंसर देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 100 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका केवल बी आंसर होगा, जिसमें HMS का यहीं पे देख लेते हैं। तो HMX का पूर्ण रूप है हाई मल्टिंग एक्सप्लोरेसिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये इसे ऑक्टोजन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये RDX से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूची रंग है और संयोजक कलर है। ये भी आपको 69 BPSC में पूछ लिया है, तो इतना भी चेंज नहीं किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें मिलान हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा D। जिसमें मैजेंटा किस कलर से होता है? तो मैजेंटा लाल और नीला रंग को मिला देंगे ना तो मैजेंटा कलर मिल जाएगा। टील, तो टील नीला, हरा और सफ़ेद। मौवे कलर नीला, लाल और सफ़ेद। और सियान हरा और नीला से बन जाता है, फिर ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो इसका लिम्फोसाइट होता है, फिर ध्यान रखिएगा। और एक में ना इसमें ना बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है, ज़्यादातर टी लिम्फोसाइट पूछता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। हमारे शरीर में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इनोसिनोफिल और बेसोफिल जैसी प्रतिरक्षा कोशिका होती है, जो बाहरी रोगजनक को नष्ट करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए लिम्फोसाइट के प्रकार क्या होते हैं, तो एक बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है। तो बी लिम्फोसाइट में यह अस्थि मज्जा के अंदर परिपक्व होता है और ये प्रतिरक्षा का उत्पादन करता है। और टी लिम्फोसाइट यह थाइमस में परिपक्व होता है और ये रोगजनक को नष्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा टी लिम्फोसाइट ज़्यादा पूछता है, फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कवक में नहीं पाया जाता है, कवक में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता? तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। तो पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण कवक कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट निर्मित करने में असमर्थ होता है, ठीक है। इसलिए क्या करता है, तो कवक तो वनस्पति जंतुओं तथा उनके मृत शरीर पर ही आश्रित होता है, तो ध्यान रखिए वो खाना खुद नहीं बना पाता है। नेक्स्ट अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रोटीन प्राकृतिक के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोटीन क्या करता है, तो उत्प्रेरक का कार्य करता है और इसे एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन ने किए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब लैक्टेज क्या है, तो लैक्टेज दूध में मौजूद लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है। प्रोटेज क्या करता है, तो प्रोटेज एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। और लाइपेज क्या करता है, तो यह एक एंजाइम एक समूह है और जो आंतों में वसा को पचाने में मदद करता है। तो लाइपेज वसा को पचाने में मदद करता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त कौन है, तो सार्वभौमिक स्वीकार रक्त होता है AB पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लस हो और AB ऐसा हो, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा है, तो AB भी दे देगा और AB प्लस भी दे देगा। तो AB प्लस होगा सार्वभौमिक स्वीकारकर्ता और देने वाला कौन है, तो दाता कौन होता है, तो O होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक स्वीकारकर्ता कौन है, तो AB, यहाँ पे AB दिया है तो AB ही होगा, लेकिन अगर AB प्लस भी ऑप्शन में दे दिया जाए ना तो AB प्लस होगा। तो यह ध्यान रखिएगा, जो लेने वाला रहता है पॉजिटिव में रहता है, ध्यान रखिएगा ऐसे करके। तो सर्व स्वीकार करता है AB हो गया और सर्वदाता कौन होता है, तो O निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। अगर O और O निगेटिव होगा तो O निगेटिव होगा सर्वदाता, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें रक्त समूह देख लेते हैं। तो रक्त समूह में ए में क्या कहते हैं, ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होता है और दाता को दाता समूह ए और ओ वाले दे सकते हैं। बी में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी ए होता है, बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होता है, जिसमें बी ओ वाला ब्लड ग्रुप दे सकता है बी को। और ए बी में ए बी एंटीजन होता है, एंटीबॉडी कोई नहीं होता है, तो ए बी ए
ABO ये सभी लोग दे सकता है AB ब्लड ग्रुप को। और O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, तो AB इस पे एंटीबॉडी होता है। और O रक्तदाता होता है, तो O रक्तदाता सिर्फ O को ही दे सकता है और O रक्तदाता सबको दे सकता है, लेकिन O रक्तदाता सिर्फ O से ही ग्रहण करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और AB पॉजिटिव को सार्वभौमिक स्वीकार समूह माना जाता है और इसमें क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है किंतु RH फैक्टर होता है। और O निगेटिव को सर्वदाता समूह माना जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ना होता है, ना ही RH फैक्टर होता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अदरक तना है जड़ नहीं, ये क्या है, तो इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। 66 भी PSC में पूछा था, तो ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है और प्याज आलू और अदरक क्या है, तो प्याज और आलू अदरक क्या है, तो ये है, इसमें इंटरनोड नोड और इंटरनोड दोनों पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है, तो ये पीछे का भाग है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा C। ये भी 66 BPSC में पूछा था। देख लीजिए स्वीट हम लोग आगे से मतलब टेस्ट करते हैं। साल्ट साइड के जो होता है ना वो जीव का दिया हुआ, टंग दिया हुआ है, देख लीजिए। और शोर खट्टा और बैटर यह कड़वा, जो कड़वा पीछे से करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस होता है फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस, ध्यान रख लीजिएगा। और थैलेमस क्या करता है, तो थैलेमस दर्द, ठंडा गर्म को पचाने में कार्य करता है। तो ठंडा गर्म और दर्द का ना दर्द थैलेमस में आता है और हाइपोथैलेमस में भूख प्यास जो नॉर्मल चीज होते हैं ना वो हाइपोथैलेमस में रहते हैं। मेंडुला ऑब्लिंगुटा मस्तिष्क के पिछले भाग में होता है जिसमें रक्तदाब, हृदय धड़कन और श्वास का नियंत्रण होता है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जैव उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। 1 और 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, जिसमें माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल ये जैव उर्वरक का सही उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स। जैव उर्वरक के उदाहरण कौन कौन से, तो राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरियम रिलम और ब्लू ग्रीन शैवाल, एस्पार्जिलस, सूडोमानस, वैसिलस, माइकोरिजल इत्यादि है, फंगी इत्यादि है फ्रेंड्स। ये जो क्या है, तो जैव उर्वरक है, ठीक है। और वैसिलस थूरिजिएंसिस क्या है, तो ये जीवाणु है फ्रेंड्स, ध्यान रख लीजिएगा। और ये जीवाणु क्या करता है, तो कृषि में बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में पौधे की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड वसा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो एनोसीरिया क्या है, तो एनोसीरिया खाने का विकार है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और एनसोमिया नींद संबंधी विकार है, तो ये दोनों को क्या किया है, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इसलिए दोनों गलत हो गया। और डिप्सेनिया सांस की तकलीफ के लिए है और एनोसिमिया गंध की आंशिक रूप या पूर्ण रूप से हानि, तो ये 3 और 4 सही है, इसमें सही कथन पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा A। और 1 और 2 गलत है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वेक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसा काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। वायरस को किसी भिन्न वायरस के संस्करण में रखकर, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में है, तो mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है कपड़ा और उत्पत्ति है, तो ये भी आपको 69 BPSC में पूछा था, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B। और हम लोग मिलान करके देख लेते हैं यहीं पे, तो कपड़ा और उत्पत्ति क्या है, तो लिनेन सन का पौधा से होता है और जटा कायर नारियल का पेड़ से होता है। मोहायर क्या है, तो अंगोरा बकरी। और डाउन क्या है, तो डाउन होता है बतख और गीज के पांखों, डाउन से उत्पत्ति होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया है,
तो निर्णय लेने की शक्ति का तो ये तो सही है, पूर्ण व्यवस्था का तो ये भी सही है, और प्रशासनिक शक्तियों का तो ये भी सही है। न्यायिक शक्तियों को विकेंद्रीकरण नहीं किया गया फ्रेंड्स, क्योंकि न्यायिक शक्ति क्या है तो स्वतंत्र है, और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसे इस तरीके से होता है न्यायिक संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 और 4 सही है, जबकि तीसरा गलत है, इसमें सही कथन नहीं चुनना था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, तो जगजीवन राम को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये 1 मार्क जरूर दिलाता है, हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देता ही, पूछता ही है, तो ध्यान रखिएगा। तो जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। और हम लोग देख लेते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मंत्र विभाग और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण, बलदेव सहाय को रक्षा, श्री राजगोपालचारी को शिक्षा, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि। ज्यादातर राजेंद्र प्रसाद का पूछेगा, बिहार से रिलेटेड है ना, उन्हीं को ज्यादातर पूछा, लेकिन ये सभी पूछ लेता है, फिर ध्यान रखेंगे। आसफ अली को रेलवे दिया गया था, जगजीवन राम को श्रम, और लियाकत अली को भी दिया गया था। तो ये भी ज्यादा पर पूछा हुआ है, बलदेव सहाय के बारे में। इसमें सारे जितने हैं ना, ये मार्क्स आपको दिलाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटें का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो 2026 तक, ध्यान रख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और 84वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 2026 तक परिसीमन को 1931 की जनगणना के आधार पर रोक दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधीनस्थ विभाग पर समिति, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है 103 संवैधानिक संशोधन संबंधित है, तो ये आरक्षण से फिर ध्यान रखिएगा। और 124वें संविधान संशोधन विधेयक, जो 103 संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है, विधेयक पूछेगा तो 124वें विधेयक है, और अधिनियम है तो 103 अधिनियम है, को वर्ष 2019 में पारित किया गया था। और इस विधेयक में क्या किया है, तो इस विधेयक में कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा तथा रोजगार में 10% आरक्षण दिया गया है। और विधेयक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है, ध्यान रखिएगा। तो यह है आरक्षण संबंधी 103वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश अशोक मेहता के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में किया गया था। और इसने क्या किया है, तो इसने न्याय समिति का किया था फिर पंचायतों में न्याय पंचायत के निर्माण होने चाहिए, और इसकी अध्यक्षता योग न्यायाधीश के द्वारा की जानी चाहिए, तो सिफारिश किए थे। और ये 2 स्तरीय था फिर अशोक मेहता का। नेक्स्ट है, किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की आवश्यक विशेषताएं क्या होती है, तो ये भी 69 में पूछा था। तो आदिम लक्ष्यों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म आना, और पिछड़ापन एवं भौगोलिक लगाव, ये चारों होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये चारों होता है, जिसकी वजह से फिर अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जाता है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देख लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, और यह आयोग अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो ये राष्ट्रपति के पास है फ्रेंड्स। और ये अनुच्छेद 216 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है, 5वीं अनुसूची में किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुसूचित जनजाति का। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये 69 बीपीएससी में पूछा था, ठीक है, 69 या 68 में पूछा था, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान 42वें संविधान संशोधन संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या क्या है, तो इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है, तो ये सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो बिल्कुल गलत है, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ लिए हैं, और अभी फिलहाल में 11 मौलिक कर्तव्य है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट है, इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, यानी कि अनुच्छेद 300 अनुच्छेद क्या है, तो 39A
अनुच्छेद 42A और अनुच्छेद 47। तो आपको ये बता दें फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 39A तो जोड़ा है, 43A भी जोड़ा है, लेकिन अनुच्छेद 47 नहीं जोड़ा था क्योंकि अनुच्छेद 47 मौलिक नीति निर्देश सिद्धांत में पहले से ही था, मूल संविधान में ही जोड़ा गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है, इसलिए ये भी कथन गलत हो गया। और इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों की आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें गलत कथन ही चुन रहा था, तो गलत कथन 2 और 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसमें क्या था, तो इस संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन विषय को राष्ट्र के संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं बता दी हूँ। और देखिए अनुच्छेद 39 सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 39F क्या है, तो बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करना हेतु। और 43 भी जोड़ा गया था, जिसमें उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करना और करने के लिए कदम उठाया गया था। 48A जोड़ा गया था, जिसमें पर्यावरण की रक्षा और सुधारों एवं वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रयास करना था। ठीक है, और 47 प्रश्न है, तो अनुच्छेद 47 पहले ही से ही था मूल संविधान में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आप मैप अगर देखेंगे ना, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, पश्चिम मतलब ये पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पे अरुणाचल है, नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है और यहाँ पे मिजोरम है, जो म्यांमार से रेखा बनाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है, तो अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है, तो ये भील है। फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत बार पूछा भी है, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ भी ज़्यादा पाए जाते हैं फिर, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न क्षेत्र जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो इसके आंसर हो जाएगा ले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी का है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है, तो ये हल्लीकर नहीं है, फिर ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, तो मवेशी नस्ल ये गाय का नस्ल है, जिसमें थार, पाकर, राठी और मेवाती ये गाय की नस्ल है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ये हल्लीकर कहाँ के है फ्रेंड्स, तो हल्लीकर मैसूर कर्नाटक का है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन है, तो ये कार्डमम पहाड़ी है, जिसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था, तो ये क्रेटेशियस युग में हुआ था, फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट है, जलमार्ग 1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है, तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा है रिसेंटली एग्जाम में। नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर क्या है, तो शिशु मृत्यु दर हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन, ध्यान रख लीजिएगा, अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात होता है, उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, तो ध्यान रख लीजिएगा 1000 बच्चों पे ये किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और मध्य प्रदेश में ज़्यादातर मृत्यु दर है फ्रेंड्स, जिसमें 18 बच्चा 1000 बच्चों पे 18 बच्चा का मृत्यु हो जाता है। और सबसे न्यूनतम मृत्यु दर कहाँ है, तो नागालैंड, गोवा, केरल, पुडुचेरी और सिक्किम में, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में भू आकार की रचना से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है सही कथन चुनना है, इसका सही कथन हो जाएगा 1, 2, 3, जिसमें संरचना दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन प्लेटू का ही विस्तार है, तो ये बिल्कुल सही है। ये मेघालय पठार ना दक्कन प्लेटू का ही हिस्सा है। और कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुआ था। गंगा मैदान की रचना एक अग्र फोर्स डीप है। और इसमें पूछ रहे हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 और 3 सही है, लेकिन चौथा गलत है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है,
और इसमें है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने के परिणाम स्वरूप हुआ है, ना कि चीन वाले जो डाल दिया था ना, तो इसलिए वो गलत हो गया था, चीन का नहीं है। ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें सही कथन चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्या कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ये 69 बीपीएससी में आया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बघेलखंड। ध्यान रखिएगा, मेरा ये गलत हो गया था, ये बघेलखंड में कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ध्यान रखिएगा बघेलखंड। ठीक है, और ये कितना है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कहाँ कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, जिसमें भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें कौन कौन है, तो फ्रेंड्स तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड, ये पूछता है। ठीक है, और ये जबकि भारतीय मानक समय मेरिटन कितना, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये ना बघेलखंड जो है ना, वहाँ पे एक दूसरे को दोनों काटती है, ऐसे आ जाती है बघेलखंड में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जबकि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे है। तो ये ज्योग्राफी का घटना चक्र से लिया गया। फिर आपको बता दें कि मैंने ना घटना चक्र ज्योग्राफी का भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल मैं करवा दी हूँ, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें मेरे डिटेल्स में बताया गया है, तो जाकर देख लीजिएगा। इसके आंसर हो जाएगा डी, 6 बजे PM होगा। ये भी आपको 69 BPSC में पूछा था। ठीक है, और ये इसमें ध्यान रख लेंगे ना फ्रेंड्स कि इसमें ग्रीनविच एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर थिम्पू के बीच अंतर क्या होगा, तो 90 डिग्री देशांतर का कुल अंतर क्या होता है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स, 4 मिनट बराबर होता है यहाँ पे, जो 90 डिग्री इंटू 4 होगा, 1 मिनट बराबर होता है 4 इसमें होता है 15 मिनट बराबर 1 आवर्स होता है। ठीक है, 15 मिनट बराबर 1 आवर्स होता है, तो इस तरीके याद रख सकते हैं, तो इस तरह से आपको बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है UAE रियासत राज्य है, तो UAE रियासत राज्य किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वैस, फुजैरा और रास अली खैमार। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई है फ्रेंड, ध्यान रख लीजिएगा नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है, जबकि आय शुल्क में कमी, आय लाइसेंसिंग का उन्मूलन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन इत्यादि वैश्वीकरण में सम्मिलित है, ध्यान रख लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ऊर्जा वाणिज्य स्रोत में विशुद्धता शामिल होती है, तो क्या शामिल है, इसका आंसर हो जाएगा ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम इत्यादि शामिल है, तो ध्यान रख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका खाद्य सृजन पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें इसका खाद्य सृजन पर प्रभाव वृद्धि हो जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो ये भी बहुत बार पूछा है, ध्यान रख लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर, तो ध्यान रख लेंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय के सचिव का ही होता है। नेक्स्ट है क्या कि भारतीय 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि इससे ज़्यादा मूल्य के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, और अभी गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आय की असमानता मापी जाती है, तो आय की असमानता गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है
गिनी गुणांक का विकास इटली के सांख्यविधि कोरेडो गिनी द्वारा किया गया है, जो जनसंख्या में आय के वितरण को प्रदर्शित करता है। गिनी गुणांक को लॉरेंज वक्र द्वारा गणितीय रूप से परिभाषित किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और शून्य गुणांक शून्य गुणांक होता है जिसमें असमानता होता है, और एक गुणांक क्या होता है, तो पूर्ण असमानता होता है। ध्यान रखिएगा, शून्य गुणांक असमानता और पूर्ण असमानता एक गुणांक होता है। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देश ने समस्या का सामना किया है, तो किसका, तो मुद्रास्फीति का। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बचत प्रमाण। राष्ट्रीय बचत प्रमाण की बिक्री से प्राप्त राशि भारत के किस खाते में जमा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के सार्वजनिक खाता में। ठीक है। नेक्स्ट है 146 का कि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति। आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नीति मंदी में योगदान कर सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। इसमें सही उत्तर क्या है, तो 4 इसमें सही उत्तर है, जिसमें सभी 4 कथन संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान देता है। तो मंदी में योगदान क्या कह रही है, तो सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, और घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। नेक्स्ट है आरबीआई के विदेश मुद्रा भंडार एफईआई में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो इसका आंसर सही उत्तर पूछ रहा है उपयुक्त में सभी, जिसमें विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोना, विशेष आहरण अधिकार और आरक्षित किस्तें स्थिति, ये सभी शामिल है। फिर इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो इसमें सही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड होता है और मानदंड होता है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसी को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी की दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, और इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए भी किया जाता है, और उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। नेक्स्ट है भारत में कृषि की अवधि होती है, तो फसल वर्ष क्या है, तो इसका आंसर भारत में कृषि की अवधि होती है फसल वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है। तो खरीफ फसल जून जुलाई में उगाए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं, जिसमें धान, जूट और मूंगफली खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में उगाए जाते हैं तथा फरवरी और मार्च में काट लिए जाते हैं, जिसमें गेहूं, मक्का और आलू क्या है, तो रबी फसल है। और जायद फसल खरीफ और रबी फसल के बीच की अवधि होते बोए जाते हैं, जिसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज और टमाटर क्या है, तो जायद फसल है। ध्यान रखिएगा। तो भारत में कृषि की अवधि क्या होती है, तो फसल ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, तो ध्यान रख लीजिएगा, पूरे साल होता है, फिर ध्यान रखेंगे। और ये हमारा सेट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ये टोटल 150 क्वेश्चन थे और ये मैंने PYQ का है, तो ये मैं पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ ना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन ये PYQ था तो इसलिए मैंने पूरा करवा दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।